करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। जैसा कि आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। और इसके साथ में काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम टेस्ट की डेट बहुत करीब है तो कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इस चैप्टर में भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर जिस तरह से मैं आप लोगों को तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें समराइज़ करके देती हूँ, की पॉइंट्स में देती हूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन ईजी हो, तो उसी तरह से इस चैप्टर को भी मैंने बिल्कुल समराइज़ किया है और सिर्फ वो चीज़ें दी हैं जो कि यूसैट के लिए आपको कवर करनी है और जिस हद तक करनी है वो सारी मैंने मेंशन कर दी हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर की प्रिपरेशन से फ्री हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है वो है कूलम लॉ। यह हम सब ने पढ़ा होगा और मोस्टली जिन स्टूडेंट्स ने एमडीकेट दिया हुआ है या एमडीकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों ने टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर भी किया होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है। और अगर आप लोग एफएससी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने जस्ट इसे पढ़ा है पर डीपली नहीं पढ़ा, तब भी आप यहाँ से इजीली कवर कर लेंगे। तो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। अब हमें कूलम लॉ जो बताता है वो ये कहता है कि जो फोर्स है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान। अच्छा, 2 पॉइंट चार्जेस कौन सी हैं? Q1 और दूसरी Q2, क्योंकि चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फोर्स है इन दो चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आर स्क्वायर। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये दो जो चार्जेस हैं इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लिख दिया है, ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। F इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक। इसमें F हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स, ठीक। मैग्नीट्यूड है किसका? म्यूचुअल फोर्स का। म्यूचुअल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो कि दोनों तरफ से लगे, यानी एक Q1 Q2 पर एग्जर्ट करेगी और Q2 Q1 पर। तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स कहलाएगी? म्यूचुअल फोर्स। K हमारे पास कूलम कांस्टेंट है, Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और R डिस्टेंस को। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि फिजिक्स की कैलकुलेशंस यूसैट के पेपर में बहुत कम आती हैं, चांसेस नहीं होते कि आए, मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड होती हैं, बट सम टाइम एक कैलकुलेशन आ जाती है तो वो इजी होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आप लोगों को फार्मूलाज याद होंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो वो आप लोगों को इतनी सिंपल वैल्यूज़ देते हैं और इतनी ईजी वैल्यूज़ देते हैं कि आप लोग विदाउट कैलकुलेटर उनको सॉल्व कर सकें। तो आपने अगर फार्मूलाज आपको आते होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? कूलम। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि यूसैट का कोई भी टेस्ट हो तो उसमें फिजिक्स के पोर्शन में यूनिट लाजमी पूछे जाते हैं। कभी आपसे चार्ज का यूनिट पूछा जाता है, कभी आपसे कैपेसिटेंस का यूनिट पूछा जाता है, कभी जो है वो वर्क का यूनिट पूछ लिया जाता है या एनर्जी का, बट यूनिट जो है वो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का इन द एग्जाम ऑफ यूसैट। तो आपसे यूनिट लाजमी पूछा जाएगा, एक एमसीक्यूज लाजमी है, फिर वो कोई भी होता है। तो आपने जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे कवर करने हैं। अब वो कैसे करेंगे? लिंक इज बेलो फॉर ऑल SI यूनिट्स। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ एक वीडियो का जिसमें मैंने आप लोगों के साथ ये सारे यूनिट्स शेयर किए हैं। एक नोट्स बनाए थे मैंने जिसमें मैंने सारे यूनिट्स लिखे थे A to Z। तो आपको अलग अलग से यूनिट्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने सारे A to Z यूनिट्स बता दिए, आपने जस्ट वहाँ से यूनिट्स को याद कर लेना है।
और वो कंप्लीट यूनिट्स हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर, दोनों क्लासेस के यूनिट्स मैंने कंबाइन बनाए थे, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कूलम फोर्स कौन सी फोर्स होती है, म्यूचुअल फोर्स, जो दोनों तरफ से एक्सर्ट हो रही हो। नेक्स्ट है मीडियम इज एन इंसुलेटर, इट इज यूजुअली रेफर्ड एज डाइइलेक्ट्रिक। अच्छा, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक, और उसे यूजुअली रेफर्ड एज डाइइलेक्ट्रिक, यानी इंसुलेटर को डाइइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डाइइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर्ड विद दैट इन प्रीवियस स्पेस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज प्लेस्ड इन दैट फील्ड, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी फोर्स को कंसीडर किया जाता है जो कि एक चार्ज एक्सर्ट करती है किसी दूसरी चार्ज के ऊपर। यानी मेरे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरी है Q2, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी फील्ड है जो कि एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर एक्सर्ट करेगी। यानी अगर हमारे पास Q1 जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है Q2 के ऊपर, तो वो फोर्स जो Q2 फील करेगी फ्रॉम Q1, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देखें यहाँ ये जो सर्कल है इसे बेसिकली एज अ चार्ज कंसीडर किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये आपने लाजमी करनी है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है, तो आपको दोनों नेम्स में से कोई भी नेम देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू F ओवर Q। ये जो E है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, F फोर्स को और Q चार्ज को। और ये डेफिनेशन से ही फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपने फील्ड ऑफ फोर्स में कवर करने हैं वो है SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सो SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, ठीक। अब आप देखिए सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। वहीं से हमने फार्मूला ड्राइव किया E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज F ओवर Q, ठीक। अब जो हमारे पास फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम। अब हमने इसी डेफिनेशन से इसका यूनिट निकाला है जो कि हमारे पास है न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमें क्या देती हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। इन पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस मूव आउटवर्ड, इन नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन मूव्स इनवर्ड। अच्छा, अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो जो फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड मूव करेंगी, यानी ये चार्ज से बाहर की तरफ मूव करेंगी। अगर आप लोग देखें तो इसमें ये चार्ज से बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक। बट अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस मूव करेंगी इनवर्ड। अब आप देखें यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से वैसे ही आउटवर्ड मूव करती हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज में वो फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इनवर्ड मूव कर रही हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इक्वली स्प्रेड, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास जो होता है उसमें फील्ड लाइंस इक्वली स्प्रेड होती हैं। जैसे कि आप देखें ये हमारे पास अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके दरमियान दो प्लेट्स हैं, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बिल्कुल सीधी जाएंगी, तो आप कह सकते हैं कि वो इक्वली स्प्रेड हैं, ठीक। सो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल पॉइंट्स, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक। जो टेंजेंट होता है टू फील्ड लाइन
किसी भी पॉइंट के ऊपर वो हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइन्स आर फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये चार्ज के जितना करीब होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी और चार्ज से जितना दूर जाती जाएंगी उतना ही फील्ड वीक होती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये जो दो टॉपिक्स के मैंने नेम लिखे हैं, बेसिकली आप लोगों को ये पूरे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कि जो ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन होती है हमारे पास, जो फोटोकॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो, और इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों किस चीज़ की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों टॉपिक्स में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। आई थिंक यहाँ पर मुझसे एक पार्ट मिस हो गया है, वो ये था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक, ऑफ नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब आप देखें ये हमारे पास है ना एक एरिया है, अब इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है ना, बेसिकली उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी वो उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक, अच्छा, एरिया की डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से फ्लक्स डिफरेंट हो सकता है। अगर जो एरिया है वो पैरेलल हो तो फील्ड लाइन फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। ये पिक्चर शो करिए, अगर आप देखें तो ये एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के, तो जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी पास आउट हो रही हैं एरिया से, तो उस वक्त फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। सेकंड है परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस फ्लक्स इज जीरो। अब एरिया आप देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के, तो इस एरिया में से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, इसी वजह से फ्लक्स क्या है, जीरो। और अगर जो है एरिया इंक्लाइंड है एट द एंगल, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द कॉजन ऑफ द एंगल बिटवीन एरिया एंड नॉर्मल फील्ड। ठीक है, इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर जो एरिया है वो इंक्लाइंड हो एट द एंगल पर, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस एंगल के जो कि एरिया और फील्ड लाइंस के दरमियान काज किया गया है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी ऐसी सरफेस के जिसके अंदर चार्ज को क्लोज किया गया है। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और ये इस सरफेस के अंदर क्लोज हैं, तो वहां से फ्लक्स जो है वो कितना होगा या कैसे होगा। ठीक, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और जियोमेट्री ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। जो टोटल फ्लक्स है किसी सरफेस के अंदर क्लोज है तो वो डिपेंड नहीं करता उस क्लोज सरफेस की शेप या ज्योमेट्री पर, यानी हमारे पास चाहे वो सरफेस ट्राइंगल फॉर्म में हो, स्क्वायर फॉर्म में हो या सर्कल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो फ्लक्स जो है वो उसकी शेप या ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज। ये सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम पर और कौन सी चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है उस पर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ हमें ये बताता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक, गाउसेस लॉ हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस के अंदर वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कितना टोटल चार्ज उस सरफेस में क्लोज है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चार्ज के जितनी एक क्लोज सरफेस के अंदर क्लोज की गई है। ठीक, अच्छा, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। ठीक, अब हमारे पास ये जो Q है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को जो कि क्लोज की गई है सरफेस के अंदर, और ये नीचे है एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी है किसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये उसकी वैल्यू लिखी गई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बट आपको ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट गाउसेस लॉ का ये फार्मूला याद कर लें। नेक्स्ट है फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ नेट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है जो कि क्लोज की गई है, नॉट ऑन द शेप और साइज ऑफ द सरफेस। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जीरो नेट फ्लक्स फॉर नो नेट चार्ज, यानी अगर हमारे पास कोई ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर जो है वो नेट चार्ज जीरो है, यानी कोई भी चार्ज नहीं है, तो उस वक्त जो है नेट फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इफ द टोटल इनक्लोज्ड चार्ज इज जीरो
नेट फ्लक्स इज जीरो इवन इफ फील्ड लाइन पास थ्रू द सरफेस। ठीक, अब हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्या कितना है, जीरो, तो इसका फ्लक्स भी जीरो होगा। फिर चाहे इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्यों ना पास हो रही हो, बेशक जितनी भी फील्ड लाइन पास हो इस सरफेस में से, उसके बावजूद भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड फील्ड लाइन पॉजिटिव फ्लक्स, इनवर्ड फील्ड लाइंस नेगेटिव फ्लक्स। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड होता है, पॉजिटिव का आउटवर्ड। ठीक, तो अगर हमारे पास जो है वो आउटवर्ड जा रही है फील्ड लाइंस तो हमारे पास फ्लक्स पॉजिटिव है, और इनवर्ड आ रही है फील्ड लाइंस तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वो है वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये दोनों यूनिट्स आपने याद रखने हैं, आपको दोनों में से कोई भी यूनिट ऑप्शन में दिया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके ऑप्शन में या तो आपको वोल्ट मीटर का ऑप्शन दिया जाए या आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का ऑप्शन दिया जाए, तो आपने ये दोनों यूनिट्स याद रखने हैं। ये दोनों किसके यूनिट हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ की एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। ठीक, हमारे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ हॉलो स्फीयर विथ चार्ज ऑन इट्स सरफेस। ठीक, अब हमारे पास आप देखें ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, यानी खाली स्फीयर है, लेकिन इसके बाहर चार्जेस मौजूद हैं, प्लस चार्जेस सारी इसके सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड हॉलो स्फीयर क्या होगी, जीरो होगी, यानी अंदर से तो वो खाली है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो, बेशक उसके बाहर चार्जेस हों। नेक्स्ट, दिस अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस। ठीक, तो आपने इस पॉइंट को देख लेना है और आपने ये तीनों एप्लीकेशंस लाजमी करनी है। यहाँ से एमसीक्यूज आता है यूसेट के पेपर में, और शायद किसी पेपर में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताएं इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर, तो वो हमेशा क्या होती है, जीरो। सेकेंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनफाइनाइट शीट के अंदर हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी और डायरेक्टेड होगी परपेंडिकुलर टू द शीट। ठीक, नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अब हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, पर ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन बिगिनिंग अटैच चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डेफिनेशन को तो आपने एज इट इज याद कर लेना है और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W/Q, और ये जो फार्मूलाज हैं ये सारे के सारे उनकी डेफिनेशन से ही ड्राइव होते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन W पर यूनिट चार्ज Q in bringing attached charge from infinity to a point in the electric field। अब जो हमारे पास यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो क्या है, वोल्ट, और वोल्ट जो है वो बराबर किसके होता है, जाउल पर कूलम के, यानी 1 वोल्ट है तो ये बराबर किसके है, 1 जाउल पर 1 कूलम के। ठीक, तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है और वोल्ट बराबर होता है जाउल पर कूलम के। आपको वोल्ट का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जाउल पर कूलम का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, तो आपको ये दोनों यूनिट्स आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट है 0 8 इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टेकन एज 0 8 इन्फिनिटी। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 लिया जाता है 8 इन्फिनिटी, यानी वो पोजीशन जहां इन्फिनिटी हो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या लिया जाएगा, 0। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्पेस कम था तो मैंने सामने ही लिख दिया है, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ठीक, क्यू हमारे पास चार्ज है, आर हमारे पास डिस्टेंस है और के हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ नीचे मैंने सारे लिखे भी हुए हैं। V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, के हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू पॉइंट चार्ज है और आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज है। ठीक, अब हमारे पास है पोटेंशियल इज मैक्सिमम नियर पॉजिटिव चार्ज एंड मिनिमम नियर नेगेटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, नियर पॉजिटिव चार्ज, और मिनिमम कहाँ होगा, नियर नेगेटिव चार्ज। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफिनिटी, वो क्या होगा, 0, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। डेल V हमारे पास शो कर रहा है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक, और डेल R रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन डिस्टेंस। ठीक, और E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेगेटिव साइन शो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड कहाँ है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर फील्ड स्टीपर चेंज इन पोटेंशियल। ठीक, थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 वेयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अच्छा, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to that point due to a point charge। फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये बेसिकली क्या है। अब आप देखें, हम इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी और पॉइंट चार्ज की वजह से होगा। यानी अब हमारे पास ये एक चार्ज है, ये चार्ज पहले यहाँ पर था, तो अब एक पॉइंट चार्ज है, जैसे कि हम दूसरी पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लाएंगे तो वो इसको पुश करेगी। ठीक, तो मतलब एक चार्ज ने इस चार्ज को यहाँ तक पहुँचाया, इस पॉइंट तक पहुँचाया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या होता है, वो वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो बेसिकली क्या होता है, वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, जो उस पॉइंट चार्ज को इनफिनिटी से लेकर इस पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लेकर जाने में जो वर्क डन हुआ है। अब हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज होगी तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक, पोटेंशियल डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा विद डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, और पोटेंशियल हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रांसवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन ने या तो अक्वायर की है या तो लॉस की है एज इट ट्रांसवर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अक्वायर की है या लॉस की है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जाउल। ये वैल्यू आप याद कर लें क्योंकि टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पूछी जा सकती है और एमसीक्यूज में आपको डिफरेंट वैल्यूज दी गई होंगी, वहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, वहाँ पर आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, यूसेट के टेस्ट में ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ होती है, वो आपको सारी वैल्यूज सेम देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, पावर का डिफरेंस होगा या फिर यूनिट्स का डिफरेंस होगा। तो आपने एग्जैक्ट इसे याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ठीक, तो आपको सारी वैल्यूज सेम दी गई होंगी, या यूनिट्स डिफरेंट होंगे या बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। जो ये पावर है हमारे पास -19, तो इसे कहीं पर -18 दे देंगे, कहीं पर -17, तो इतना सही डिफरेंस देंगे। ठीक, तो आपने वैल्यू को एग्जैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, वो इससे रिलेट नहीं करता, एक अलग टॉपिक था बट उसमें सिर्फ यही पॉइंट काम का था तो मैंने सेपरेटली लिख दिया
ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी बिग फोर्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर चार्ज। ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर कर सके। कैपेसिटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट necessary to rise the potential difference of that by 1 volt with respect to the other। कैपेसिटेंस जो है ये अमाउंट होती है किसकी? चार्ज की, किसी एक प्लेट के ऊपर, जो कि लाजमी होती है टू राइज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट प्लेट बाय 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। अब देखिए हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इन दोनों के ऊपर चार्ज मौजूद है, ठीक है, और दोनों पर क्या है? इक्वल चार्ज है। तो अब हमारे पास वो चार्ज जो कि लाजमी हो एक प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी प्लेट से बढ़ाने के लिए, और कितना बढ़ाने के लिए? जस्ट 1 वोल्ट। यानी हम इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाह रहे हैं एज कंपेयर टू इस प्लेट से, ठीक, और कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? 1 वोल्ट। तो उसके लिए जो चार्ज लाजमी है उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q ओवर V, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फैराड है। नेक्स्ट है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैराड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। अच्छा, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज है। अच्छा, अब हम इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाहते हैं, कितना? 1 वोल्ट एज कंपेयर टू दिस प्लेट, ठीक, यानी इन दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज है, ठीक। अब इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब हम इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, कितना? 1 वोल्ट। अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम कितना चार्ज देंगे? 1 कूलम। और अगर हम 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम चार्ज दे रहे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? वो 1 फैराड होगी, ठीक। नेक्स्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी। जो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है बिटवीन देम उसे डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम और एयर इज मीडियम बिटवीन देम। तो आप इस पॉइंट को चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज बस एक नज़र देख लें। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, यानी हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक कह रहे हैं, ये वैसे तो हमारे पास क्या होता है? नॉन पोलर होता है, कोई भी चार्ज कंडक्ट नहीं करता, लेकिन समटाइम ये पोलराइज्ड हो जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डाइपोल एंड डाइइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड, ठीक। यहाँ मैं आपको दोबारा से क्लियर करके दिखा देती हूँ और क्लियर करके समझा देती हूँ। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? एक कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स हैं, ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज। अब इनके दरमियान जो है ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसे डाइइलेक्ट्रिक कह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये नॉन पोलराइज्ड होता है, कोई चार्ज नहीं होती, कोई चार्ज ये कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। बट आप देखें तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक, और नेगेटिव जो है वो भी पॉजिटिव के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जनरेट हो रही है? फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलकर कहाँ? नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दरमियान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो डाइइलेक्ट्रिक है ये हमारे पास पोलराइज्ड हो जाता है। क्यों पोलराइज हो जाता है? क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो वैसे तो मूव नहीं कर रहे, इसमें भी ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, पर क्या होगा कि फिर उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जस्ट इतना सा डिफरेंस आएगा। जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट शिफ्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो टूवर्ड नेगेटिव प्लेट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इसे हम कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। अगर डाइइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन हो जाती है तो उस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला यूज टू फाइंड स्टोर्ड एनर्जी। ये फार्मूला है, आप याद कर लें। वैसे तो यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आते, बट बीइंग अ सेफ साइड आप इस फार्मूला को याद कर लें। मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वो फार्मूला है जो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? टू फाइंड द स्टोर्ड एनर्जी। E इज इक्वल टू हाफ C डॉट V स्क्वायर, ठीक। अब हमारे पास है एक कैपेसिटर की चार्जिंग।
एट स्टार्ट करंट इज मैक्सिमम, वोल्टेज इज जीरो। यानी जब हमारे पास कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उसकी स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होता है और वोल्टेज कितना होता है, जीरो वोल्टेज। उसकी थोड़ी देर बाद जो है वो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वोल्टेज इंक्रीज होना, यानी थोड़ा सा आगे चल के करंट डिक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज इंक्रीज। और फाइनली जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा यानी कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त हमारे पास करंट क्या होगा, जीरो। अब हमारे पास है डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर, यानी जब एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो एट स्टार्ट वोल्टेज एंड चार्ज आर मैक्सिमम। स्टार्ट में वोल्टेज और चार्ज दोनों मैक्सिमम होंगे। ओवर टाइम बोथ डिक्रीज ग्रेजुअली टू जीरो, और वक्त के साथ साथ वोल्टेज और चार्ज दोनों कम होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जीरो को पहुंच जाएंगे। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, स्पीड ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस यूज्ड इन सर्किट। जो हमारे पास स्पीड है किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की, वो किस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यानी रेजिस्टेंस आर जो कि रुकावट होती है और कैपेसिटेंस सी। ठीक, तो उस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया, जो कि यूसेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूसेट के हवाले से इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें आपको A to Z करवाई। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।